तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हम उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ने वाले छोड़ने वाले हैं नहीं। तो जब तक तोड़ना है फोड़ना है किसको, एग्ज़ाम को, किस बोर्ड एग्ज़ाम को। तो बोर्ड एग्ज़ाम को जब तक तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं नहीं। तो टॉप ऑन रिवीजन सीरीज हमारा स्टार्ट हो चुका है, आपके लिए क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो क्रैश कोर्स में भी हम 2 चैप्टर क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसको भी आप देखिएगा। जितने भी सेशन पढ़ाए जा रहे हैं इस समय, सभी सेशन को क्या कीजिए, देखिए, क्योंकि हमारा सेशन लंबा होता नहीं है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने की कोशिश की जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिलियन चैप्टर का। तो हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर का हम 3 पार्ट में क्या करेंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे। तो आज कुछ और क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे बोर्ड एग्जाम में आपके किसी न किसी साल पूछे गए क्वेश्चन है। तो कह रहा आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। तो आदर्श बिलियन होते क्या हैं, तो वे बिलियन जो राउल्ट के नियम का, आदर्श और अनादर्श बिलियन में क्या, घोल का मतलब क्या होगा, बिलियन। घोल का मतलब यहाँ क्या है, बिलियन है। ये क्या घोल लिख दिया, लेकिन क्या यहाँ बिलियन। आपके एग्जाम में घोल पूछ देगा तो आप समझेंगे घोल तो पढ़ा ही नहीं है। तो घोल का मतलब क्या होगा, बिलियन ही है। आदर्श और अनादर्श बिलियन में पूछ रहा क्या अंतर। तो वे बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे क्या करते हैं, आदर्श बिलियन। और वे बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श बिलियन कहते हैं। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच, यानी डेल्टा एच क्या होगा, 0 होगा। जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे यानी एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। और आयतन, आयतन परिवर्तन भी क्या होगा, 0। आयतन परिवर्तन भी क्या होगा, 0 होगा। और जो अनादर्श बिलियन होंगे उसमें क्या होगा, एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन क्या होगा, 0 नहीं होगा, मतलब कुछ न कुछ होगा। तो एफ ए माइनस एफ ए बी यानी अंतर्बल क्या होंगे, बराबर होते हैं। जो क्या होते हैं, आदर्श बिलियन के अंतर्बल क्या होते हैं, एफ ए माइनस ए और बी में से बी, जो क्या होते हैं अंतर्बल क्या होते हैं, इनके बराबर होते हैं। जबकि अनादर्श बिलियन के क्या होते हैं, अंतर्बल बराबर नहीं होते हैं। तो ये थे क्या हमारे आदर्श और अनादर्श बिलियन के क्या हैं, अंतर। तो इतना अंतर लिख देंगे, आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। 3 पॉइंट है, 3 नंबर लिख दीजिए, 3 नंबर मिल गया। कर हेनरी के नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। तो हेनरी का नियम करा किसी दाब पर, मान ले क्या है, ये गैस है, गैस में क्या कर दिया हमने, दाब लगा दिया। तो कह रहा है किसी दाब पर उसके द्रव में विलेयता, मतलब क्या करें, किसी चीज़ को क्या करें, द्रव में घोल रहे हैं। तो हमारे क्या द्रव में इस गैस को क्या कर रहे हैं, दाब लगाकर क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो गैस को क्या किया हमने, दाब लगाकर क्या किया, हम घोल रहे हैं। कि तो किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता की क्या होता, सीधे समानुपाती होता है। तो लिख सकते हैं हेनरी का नियम, किसी गैस का दाब, किसी गैस का दाब, कोई गैस है उसका दाब उसके द्रव में विलेयता के, द्रव में विलेयता के सीधा समानुपाती, सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल टू हमारा हो जाएगा क्या, यक्स यानी कि मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या करेंगे, यदि हम P को क्या करेंगे, इसको हटा दे, क्या हमारा समानुपाती चिन्ह नहीं हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, के एच इंटू यक्स। या के एच क्या हमारा हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है हमारा, क्या है के एच यहाँ पर क्या हेनरी स्थिरांक है। और इसकी सीमा क्या होती है, इसकी सीमा पूछा है। तो सीमाएं, इसकी लिमिटेशन क्या होती है, सीमा, इसकी सीमा है ताप स्थिर क्या होना चाहिए, स्थिर ताप पर। ये सब सारी चीज़ें किस पर होंगी, स्थिर ताप पर। एक सेकंड, क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, स्थिर ताप पर होने वाली हैं। तो यदि इस बिलियन चैप्टर का आप क्या कर रहे हैं, 160 हमने क्या किया डाला है, तो आप क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में विजिट करके इसका 160 मतलब पूरे चैप्टर को एक वीडियो में भी क्या कर सकते हैं, आप थ्योरी को देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब क्या एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि जो परासरण दाब है अणुसंख्य गुणधर्म है। तो परासरण दाब
कह रहा सांद्र विलयन की ओर डाला गया वह दाब जो परासर क्रिया को क्या करता है, रोक देता है। मतलब कोई सांद्र विलयन है और तन विलयन है, तन विलयन और सांद्र विलयन है, तो क्या किया जाए, सांद्र विलयन की ओर डाला गया वह दाब जो क्या करे, परासर क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा क्या है, ये हमारा एक बॉक्स है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से इसमें क्या है, एक तरफ क्या है हमारा सांद्र विलयन है और एक तरफ हमारा क्या है, एक तरफ हमारा क्या सांद्र विलयन है, सांद्र है, एक तरफ हमारा क्या तनु विलयन है। तो कह रहा है कि सांद्र विलयन की ओर डाला गया वह दाब जो क्या करे, इधर से क्या हो रहा है, हमारा तन से क्या हो रहा है, सांद्र की तरफ क्या हो रहा है, द्रव आ रहा है, किसके द्वारा, एसपीएम, हमारा क्या है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो अर्धपारगम झिल्ली, यहाँ पर क्या किया हमने, एक दाब डाल दे दिया, यहाँ पर क्या कहते हैं दाब। तो क्या सांद्र विलयन की तरफ डाला गया वह दाब जिसके कारण क्या होती है, ये हमारा क्या एसपीएम यानी क्या अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य क्या है, झिल्ली। तो दाब सांद्र विलयन की तरफ डाला गया वह दाब जिसके कारण क्या परासर की क्रिया रुक जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम परासर दाब कहते हैं। तो हमारा इसका फार्मूला क्या था, पीवी बराबर होता है क्या, एन आर टी। तो पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी। तो यदि क्या हो, मोलों की संख्या क्या हो जाए, अधिक हो जाए, यदि क्या हो जाए, मोलों की संख्या अधिक हो जाए, तो यहाँ भी बराबर क्या है, भी बराबर क्या होता है, आयतन, भी क्या है हमारा यहाँ आयतन है, और हमारा क्या है यन, यन क्या है हमारा मोलों की संख्या, यन क्या है हमारा मोलों की संख्या, और हमारा यहाँ पर आर क्या है, आर का मान कितना 0.082 यन एटीएम लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल, और टी हमारा क्या ताप, जो हमारा ताप है क्या किसमें है, केल्विन में, हमारा ताप केल्विन में। तो मोलों की संख्या अधिक होने पर परासर दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो कह रहा क्या, आप कैसे प्रयोग करेंगे, परासर दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो अणुसंख्य गुणधर्म है तो क्यों किस हम लिख सकते हैं कि मोलों की संख्या अधिक होने पर, मोलों की यहाँ लिख सकते हैं, मोलों की संख्या अधिक होने पर, मोलों की संख्या अधिक होने पर, मोलों की संख्या अधिक होने पर, मोलों की संख्या अधिक होने पर परासरण दाब क्या होता है, अधिक होगा, दाब क्या होगा जाएगा, अधिक होगा। तो मोलों की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई, तो हमारा परासरण दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है वन हाफ गुणांक से क्या है, और इसका एक क्या कीजिए, उदाहरण दीजिए, देकर क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो वन हाफ गुणांक यहाँ पर इसका आंसर है, कह रहा वन हाफ गुणांक जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में क्या होता है, वियोजित हो या संयोजित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वन हाफ गुणांक आई का प्रयोग किया जाता है। तो वियोजन और संयोजन के लिए क्या आता है, वन हाफ गुणांक आई का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संयोजित क्या होता है, वियोजित या क्या हो जाए, संयोजित हो जाए। कोई क्या पदार्थ क्या हो, वियोजित या संयोजित हो जाता है, तो वन हाफ गुणांक आई का प्रयोग किया जाता है। यदि आई का मान क्या हो, एक से अधिक हो, आई का मान क्या हो, एक से कम हो, या यदि आई का मान क्या हो, एक के बराबर हो, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो यदि क्या आई का मान क्या एक से अधिक हो, तो हमारा क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर होता है वियोजन। जब एक से अधिक होगा तो वियोजन, और एक से कम होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा संयोजन। और यदि एक हो जाए तो न तो वियोजन होगा और न ही संयोजन, न ही क्या होगा वियोजन, या न ही क्या होगा संयोजन, न तो वियोजन होगा और न ही क्या होगा संयोजन होगा। तो हमारा क्या NaCl, उदाहरण के लिए NaCl क्या होगा, Na प्लस बनाएगा
और Cl माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर I का मान कितना हो गया, 1 था और कितने में टूट गया, 2 घटकों में टूट गया, तो यानी I का मान हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो क्या हुआ, I का मान 1 से अधिक हो गया ना, तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। यहाँ पर हो गया क्या, वियोजन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो उदाहरण देकर भी आप क्या किए, यहाँ पर समझ गए कि वियोजन हुआ है यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासर दाब ज्ञात कीजिए यदि R बराबर इतना लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल दिया हो तो इसका हल क्या होगा। तो इसका आंसर आइए हल कर निकालते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हल या उत्तर। तो हमारा T बराबर कितना दिया, T को हम क्या करेंगे, हमेशा केल्विन में लेंगे। तो T हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 में क्या करेंगे हम, 27 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे हम, 273 क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 300 केल्विन। तो 273 जोड़ने पर क्या होता है, हमारा केल्विन में बदल जाता है। और C का मान दिया कितना 1/10 और R का मान कितना दिया है 0.0821 और क्या पूछ रहा है, परासर दाब पूछ रहा है। तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, CRT, P बराबर होता है CRT। तो P बराबर CRT, तो P पूछ रहा है तो P का मान यहाँ रख देंगे। C का मान कितना है 1/10, R का मान 0.0821 और T का मान कितना है 300। तो 1 0 से 1 0 कट गया और यहाँ पर जोड़ देंगे तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 यानी 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 21 तिहाई 63 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 अंक पे दशमलव यानी 2, 8 त्रिक 24 यानी हो जाएगा कितना 2.6430। तो हमारा P का मान कितना आ जाएगा 2.463 ATM। ये हमारा क्या होगा, ये दाब हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा समपरासारी विलयन किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। तो समपरासारी विलयन, तो जिनके परासर दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसे विलयन जिनके परासर दाब क्या हो, समान हो, यानी क्या हो, P1 और P2 क्या हो, समान होने चाहिए। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं कि वे विलयन जिनके परासर दाब वे विलयन जिनके परासर दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन क्या होते हैं जिनके परासर दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। तो समान ताप पर क्या हो, ताप समान हो, इसमें क्या होना चाहिए, समान होते हैं, जिनके क्या हो परासर दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। तो समान ताप पर क्या होना चाहिए, P1 बराबर P2 और C1 बराबर क्या होना चाहिए, उनकी सांद्रताएं क्या होनी चाहिए, भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या देखिएगा, यहाँ परासर दाब क्या है, विलयन 1 है, विलयन 2 है और ये क्या हमारे यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, जिससे क्या हो रहा है यहाँ पर कि परासर दाब क्या दोनों तरफ समान है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अति परासरी और न्यून परासरी किसे कहेंगे, न्यून परासरी। तो अति परासरी विलयन और न्यून परासरी विलयन, मान लीजिए पहला एक अति परासरी है और दूसरा न्यून परासरी। तो हमारा यदि क्या हो P1 और P2, इनमें से किसका दाब क्या होगा, अधिक होगा, कहेंगे अति परासरी और किसे कहेंगे न्यून परासरी। तो हमारा यदि क्या हो P1 का मान क्या हो, अधिक हो जाए, दाब P1 क्या हो अधिक हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, हम अति परासरी कहेंगे। और यदि हमारा क्या, यदि P1 का मान क्या हो अधिक हो जाए और P2 का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमारा कहेंगे क्या, P1 ग्रेटर देन P2।
P1 क्या अधिक है P2 से, तो क्या होगा, जो जिसका दाब परासर दाब अधिक होता है उसे क्या कहेंगे, अति परासरी, और जिसका परासर दाब क्या होता है, कम होता है, उसे कहते हैं क्या, न्यून परासरी। तो हमें उम्मीद है कि अति परासरी और न्यून परासरी भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है मोललता व मोल अंश के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो मोललता और मोल अंश में संबंध होता क्या है, तो इसको संबंध को हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले हम मोललता को दर्शाएंगे। तो मोललता बराबर होता क्या है, मोललता का सूत्र लिखेंगे। मोललता हम जानते हैं, मोललता बराबर क्या होता है, W गुणे 1000 बटे यम ए गुणे क्या होता है, WB। और हमारा मोल अंश बराबर क्या होता है, यदि XA है तो XA बराबर क्या होता है, NA बटे NB। और XB बराबर क्या होता है, ये XB करें, फिर XA बराबर हम लिख सकते हैं क्या, NA को हम क्या लिख सकते हैं, NA को लिख सकते हैं WA बटे क्या, NB। XA का NA अपान NA प्लस NB। यदि क्या हो, NA को क्या करें, बहुत कम मान लें तो क्या हो, NA अपान NB लिख सकते हैं। तो WA अपान WMA, WA अपान MA, और NB को लिख सकते क्या, WA अपान क्या, MB। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, XA बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर XA आ जाएगा WA गुणे क्या हो जाएगा, MB बटे MA गुणे WB। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि XA बराबर हम लिख सकते हैं क्या, WA गुणे WB बटे MA गुणे MB। यदि क्या करें, इसमें ऊपर नीचे क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा क्या, इसमें क्या, WA गुणे 1000, WA यहाँ पर हम देख रहे हैं कि WA गुणे 1000 ऊपर आ गया, और नीचे हमारा क्या है यहाँ पर MA गुणे WB। तो इतना आ गया। तो इसके जगह पर हम क्या रखते हैं, इस पर हम रख सकते हैं क्या, मोललता। तो हमारा XA बराबर हो जाएगा, XA बराबर रखते हैं मोललता गुणे क्या, WB, मोललता गुणे WB बटे क्या हो जाएगा, हमारा 1000 है तो 1000। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको क्या होगा, यह फार्मूला आपको यूज हो सकता है। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाष्प दाब में कि आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलयन के वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन एवं मूल प्रभाज के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। तो कह रहा हम जानते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म होता है। जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है क्या है, यह एक क्या, अणुसंख्य गुणधर्म है। और किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। तो कोई विलयन है, उसके विलयन का क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, विलय के मूल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो हमारा क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, XA बराबर क्या होता है, PB नॉट माइनस P बटे PB नॉट। तो हमारा यही तो हो जाएगा क्या, हमारा वाष्प दाब का, ये क्या हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या, ये हमारा क्या, XA क्या हमारा यहाँ पर मोल प्रभाज के बराबर होता है ना। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक सेकंड, इसको तो हमारा क्या, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन PB नॉट माइनस P बटे PB नॉट, यानी क्या होगा, उसके मोल प्रभाज के, विलय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा क्या, मोल प्रभाज है, ये हमारा क्या, मोल प्रभाज है। और हमारा क्या है, ये हमारा वाष्प दाब का क्या, आपेक्षिक अवनमन है। ये हमारा क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में क्या है, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन।
अवनमन। हमारा क्या वाष्प दाब में क्या अपेक्षिक अवनमन है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और जो हमारा क्या अपेक्षिक अवनमन एवं मूल प्रवाह के बीच संबंध को क्या कहता है, संबंध के लिए क्या व्यंजक पूछा ना कि विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन एवं मूल प्रवाह के संबंध के बीच क्या करना है, व्यंजक पूछ रहा है। और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, इन दो चीजों क्वेश्चन को क्या किया गया इसमें पूछा है। तो इन दोनों क्वेश्चन का क्या करेंगे हम यहाँ पर हल निकाल दिए। तो मूल प्रवाह यानी क्या हमारा x ए, तो ही तो यहाँ लिखा है ना x ए। तो मूल प्रवाह के बराबर, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, मूल प्रवाह के बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो जो चीज़ें अभी हमने पढ़ा है रिवीजन में आप बताइएगा कि अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म हमने कौन कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, पहला पढ़ा है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और कमेंट कीजिए जल्दी से, अपेक्षिक अवनमन। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। कॉपी पेन आप लेकर बैठिए, जिससे क्या हो आप साथ में ही क्वेश्चन, हमारे साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, जिससे क्या हो आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। फिर है अगला हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। फिर चौथा है परासरण दाब, दाब। यदि आपने हमारे साथ सिलेबस को क्या किया है, कंप्लीट किया, जितना हमने थ्योरी का पोर्शन कराया था, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, यदि आपने क्या है उन सबको अच्छे तरीके से आपने वीडियो को देखा है, पिछले वीडियो को, तो आपको 70 में 70 पाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जितना हम करा रहे हैं इससे बाहर आपके एग्जाम में जाने वाला नहीं है। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए मिलेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो क्वथनांक में उन्नयन, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है कि जल जब किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ को क्या किया जाता है, घोला जाता है। कोई द्रव है उसमें क्या किए, कोई द्रव है इसमें क्या करें अवाष्पशील, जो मतलब क्या हो किसी द्रव पदार्थ को क्या करते हैं घोला जाता है, ठोस पदार्थ को घोला जाता है, तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक का बढ़ना, बढ़ जाना मतलब क्या हो गया, उन्नयन कहलाता है। जहाँ डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है हमारा, डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नाट। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नाट। हमारा डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नाट। तो हमारा जो टीबी है हमारा क्या है, विलयन का क्वथनांक, हमारा क्या विलयन का क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक का क्वथनांक। और टीबी नाट हमारा क्या है, विलायक का क्वथनांक, हमारा क्या है विलायक, विलायक का क्वथनांक, क्वथनांक जिसमें क्या करें घोला जा रहा है। तो विलायक, विलायक क्या होगा, विलायक को नाट से और विलयन को क्या कहते हैं टीबी से प्रदर्शित किया है। तो हमारा डेल्टा टीबी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणे डब्लू ए गुणे 1000 बटे यम ए, यानी क्या है अणु भार, हमारे यम में क्या है अणु भार है, गुणे डब्लू बी। तो ये हमारा क्या होगा क्वथनांक में उन्नयन, ये हमारा क्या है क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन, क्या क्वथनांक में उन्नयन का ये हमारा क्या है फार्मूला है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है हिमांक में अवनमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक में अवनमन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो हिमांक में अवनमन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में क्या करा है, कर रहा है संबंध स्थापित कीजिए। तो हिमांक में अवनमन कर किसी विलायक में वो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर, तो क्या था यह क्या हिमांक में अवनमन की व्याख्या, और क्या था ये हमारा
क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में क्या होगा, उन्नयन होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ा तो उन्नयन होगा, और घटा तो क्या हुआ, अवनमन हो गया। तो क्या होगा, किसी विलायक में क्या करें, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर प्राप्त द्रव का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या होता है, कम हो जाता है, जो क्या होता है उसका पिघलने का मतलब क्या, जमनांक मतलब क्या होगा, क्या होता है, कम हो जाता है। हिमांक क्या होता है, हिमांक कम हो जाता है, और यह अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा टी एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी एफ नाट माइनस टी एफ। तो हमारा क्या होता है, टी एफ नाट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और क्या हो गया, घट गया -1 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो घट कर क्या होगा, यदि 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया, -1 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये क्या हो गया, हिमांक क्या हो गया, घट गया। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू डब्लू ए गुणे 1000/m ए गुणे डब्लू बी। तो इसमें क्या है, के एफ की जगह पर क्या होगा, के बी हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही क्या इसमें अंतर है, और ये क्या हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है राउल्ट के नियम को समझाइए। तो क्या कह रहा है, राउल्ट के नियम को क्या कीजिए, समझाइए। तो राउल्ट का नियम होता क्या है, कह रहा है किसी वाष्पशील, मान लीजिए क्या ये हमारा एक बॉक्स है, इसमें क्या ए और बी क्या है, दो द्रव हैं। हमारा क्या है, ये हमारा क्या वाष्पशील है, और बी भी क्या है, वाष्पशील है। ये वाष्पशील है और बी भी वाष्पशील। तो वाष्पशील, तो ये बी का दाब क्या है, पी बी है, और ए का दाब क्या है हमारा वाष्पशील, ये क्या है वाष्पशील है, तो इसका दाब क्या है, पी ए है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा है, आपके एग्जाम में 100% आने की अब की बार क्या संभावना है। तो कह रहा है किसी वाष्पशील पदार्थ के मिश्रण का कुल वाष्प दाब, मतलब पी ए और पी बी, कुल वाष्प दाब यानी पी ए प्लस पी बी उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यानी कुल वाष्प दाब पी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पी ए प्लस क्या हो जाएगा हमारा, पी बी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा पी ए प्लस पी बी क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, पी ए और प्लस पी बी के बराबर क्या होगा, कुल वाष्प दाब पी ए प्लस पी बी। और वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी ए और पी बी, अवयवों का आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर। आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी ए और पी बी है, पी ए, अवयव क्या है, अवयव क्या है, ए और बी, उसके अवयव कौन है, अवयव ए व बी के आंशिक वाष्प दाब क्या है, पी ए, और क्या है वह पी बी के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो पी ए प्लस पी बी के बराबर है। तो वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। तो यानी क्या हो जाएगा, पी ए क्या होगा, उसके मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पी ए बराबर हो जाएगा हमारा पी ए नॉट इंटू यक्स ए, जो क्या है जहाँ क्या पी ए नॉट इंटू यक्स ए हो जाएगा। तो पी ए नॉट इंटू क्या हो जाएगा हमारा, यक्स ए हो जाएगा यहाँ पर। फिर तो हमारा क्या है, जहाँ पी ए नाट हमारा क्या है, हमारा जो पी ए नाट है वो क्या रहा, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ये हमारा क्या है, शुद्ध अवस्था में, पी नाट क्या हमारा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था में क्या है, वाष्प दाब। तो और यहीं पर पी बी नाट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यक्स पी बी प्रोपोर्शनल टू यक्स बी। दूसरे के लिए क्या आ जाएगा हमारा, पी बी क्या आएगा, पी बी नाट इंटू यक्स बी। तो ये दोनों क्या होंगे, फार्मूले आपके बन जाएंगे। तो ए के लिए और बी के लिए क्या होता है, उनके मूल प्रभाज के वाष्पशील पदार्थ का क्या आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं जब दोनों क्या हो, जब दोनों यौगिक क्या हो, वाष्पशील हों। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो राउल्ट के नियम को समझाइए। तो जब क्या हो, जब दोनों पदार्थ क्या हो, वाष्पशील हो। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5-6 नंबर में पूछा जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे इतना लंबा आपको हल करना पड़ेगा। जब दोनों क्या हो, वाष्पशील हो। तो पहला हो जाएगा जब दोनों क्या हो, वाष्पशील, यानी क्या ए व बी दोनों क्या हो, वाष्पशील हो। तब पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा पी ए नाट यक्स ए प्लस
पी बी नाट एक्स बी। तो पी ए नाट एक्स बी एक्स ए प्लस पी बी नाट एक्स बी, तब ये फार्मूला यूज होगा। जब ए क्या हो, जब एक वाष्पशील हो, मतलब ए वाष्पशील हो और बी क्या हो, और ए क्या अवाष्पशील हो और बी क्या वाष्पशील हो तब। तो क्या अवाष्पशील हो तब तो हो जाएगा बी क्या है वाष्पशील है, तो क्या होगा पी बी नाट माइनस पी बटे क्या हो जाएगा पी बी नाट बराबर क्या हो जाएगा एक्स ए हो जाएगा, तब ये हमारा फार्मूला लगेगा। तो राउल्ट के नियम की अब सीमाएं देख लीजिए। तो राउल्ट के नियम को सीमाएं पूछे तो यह नियम क्या है, यह जो नियम है तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। क्या तनु विलयन के लिए होता है, न कि सांद्र विलयन के लिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और आप इसको कमेंट में इसका बताइएगा। कमेंट में इसके आगे हम देख रहे हैं, कमेंट बताइएगा P बराबर क्या है। यदि यहाँ इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे। यदि ऑप्शन में दे दें W/M और B ऑप्शन में दे दें N और C में दे दें C और D में दे दें, तो भी इसका आंसर आपको क्या कीजिए कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा दो द्रव्यों मतलब दो द्रव्य A और B हैं कि वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm, दाब क्या है 80 mm Hg और 60 mm Hg हैं। तो इनके दाब वाष्प दाब क्या है 80 mm Hg और 60 mm Hg हैं। तो A के 3 मोल और B के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो हमारा क्या है पी ए नाट दिया है कितना पी ए नाट। तो ए व बी के क्या वाष्प दाब क्रमशः क्या है दो द्रव्य ए व बी के क्या वाष्प दाब पी ए नाट और पी बी नाट कितने दिए हैं इतना। ए के 3 मोल तथा बी के पी ए नाट कितना है हमारा 80 और पी बी नाट हमारा कितना है 60 और एन ए दिया कितना 3 ए का मोल प्रभाज और बी के क्या है मोल दिए हैं मोल प्रभाज कर रहे हैं मोल दिया है 2। और क्या पूछ रहा है वाष्प इसका क्या कर रहा है बिल्कुल वाष्प दाब P पूछ रहा है। तो हमारा एक्स से बराबर क्या एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। तो हमारा एक्स से बराबर क्या जाएगा तो एन ए का मान कितना 3 दिया है 3 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 3/5 और यहाँ पर कितना दिया है यहाँ पर 3/5 है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना ए हमारा इतना ए हो गया और एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो 1 माइनस 3/5 यानी आ जाएगा कितना 2/5। तो 2/5 ए हो जाएगा। अब P का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पी ए नाट। तो पी नाट ए एक्स ए प्लस पी बी नाट एक्स बी। तो कुल वाष्प दाब क्या पूछ रहा है दोनों के क्या पूछ रहा है दोनों मिश्रित विलयनों के क्या कुल वाष्प दाब पूछ रहा है पी ए नाट एक्स ए प्लस पी बी नाट एक्स बी। तो कुल वाष्प दाब क्या जाएगा यहाँ क्या जाएगा पी ए नाट का मान कितना 80 एक्स ए का मान कितना है 3/5 प्लस ये हमारा क्या है बी वाला क्या है 60 है 60 गुणे 2/5 5 से कट गया 12 बार में तो 5 करने 5 से कट गया कितना ये 12 बार में और 5 से कट गया ये 16 बार में। तो 16 3 48 प्लस 12 दूना 24 48 4 कितना हो गया 52 और 50 20 72 यम एच जी यही हमारा क्या होगा आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कह रहा 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो हमारा क्या 72 ग्राम जल H2O ये है और C2H5OH यानी क्या मेथ एथेनॉल को B मान लिया। तो इसका अणुभार कितना आ जाएगा इसका अणुभार हो जाएगा 24 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 24 5 29 29 1 30 30 10 40 6 46 यानी इसका क्या होगा इसका अणुभार कितना आ जाएगा 46 और इसका क्या है जल का क्या 18 और तो WB दिया कितना WB दिया कितना 92 ग्राम WB का मान कितना दिया 92 ग्राम। तो मोल प्रभाज क्या पूछ रहा है एक्स ए और एक्स बी का मान पूछ रहा है।
तो यहाँ पर क्या मोल प्रवाह यानी एक्स ए और एक्स बी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या इसका दिया है, और ग्राम जल के लिए क्या है ए दिया है। फिर अब यहाँ पर हमारा एन ए बराबर क्या जाएगा हमारा डब्ल्यू ए बटे एम ए, तो डब्ल्यू ए का मान कितना है 72/18, और डब्ल्यू बी बटे एम बी कितना है 92/46। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 72 यानी 4, तो एन ए का मान कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ पर एन बी का मान कितना आ गया 2। हमारा एक्स ए यानी एक्स ए बराबर क्या आ जाएगा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी क्या हो जाएगा, एन ए का मान कितना है 4 प्लस 2 यानी 4/6 यानी कितना हो जाएगा 6 कने 6 छक 36 4 40, फिर 6 चौक 36 4 40। तो हमारा एक्स ए बराबर कितना आ गया ए आ गया, तो हमारा एक्स बी 1 - 0.66 यानी क्या आ जाएगा 0.34। तो हमारा एक्स ए और एक्स बी क्या आ गया, ये हमारे दोनों आंसर आ गए। तो हमारा क्या होगा एक्स ए का मान इतना हो गया, और एक्स बी का मान एक्स ए का मान इतना, एक्स बी का मान इतना। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन करा विलेय के मूल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन में संबंध समीकरण लिखिए, और यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है, और बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो यूरिया का अणुभार यदि क्या हो 60 हो तो हमारा क्या 6% है। करा बिलियन कितना है, बिलियन क्या है भारानुसार यूरिया का 1 बिलियन क्या है 6% है। तो हमारा क्या है यूरिया का सूत्र, यूरिया को मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और हमारा जल को मान लेते हैं क्या है बी। तो इसका जो अणुभार निकालेंगे क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या होता है 14, यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना निकालेंगे, यहाँ पर अणुभार निकालेंगे तो हमारा क्या होगा नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 2। तो यानी टोटल को जोड़ेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, आ जाएगा कितना 60, 4 2 6, 6 6 12, 2 14, 2 16, 4 20, को 0 हासिल 2 2 1 3 1 4 5 6 यानी 60 आ जाएगा। और डब्ल्यू ए कितना दिया है हमारा 6, यूरिया दिया कितना 6%, तो हमारा डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। और हमारा जल का भार कितना होता है, हमारा होता है 18, यानी क्या हमारा एम बी क्या अणु भार है, ये हमारा क्या है अणु भार, और यहाँ पे एम बी क्या है हमारा अणु भार है। एम बी हमारा क्या है अणु भार है। और एन ए हमारा क्या हो जाएगा 6/60 यानी हो जाएगा कितना 1/10, यानी एन ए बराबर क्या हो जाएगा 0.1, और एन बी बराबर क्या हो जाएगा 94/18, यानी कितना है 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 90 4, 18 दूना 36 और 5.2, तो ये हमारा क्या है एन बी है। तो अब आइए इसको हल करते हैं। तो हमारा एक्स ए बराबर हो जाएगा क्या एन ए अपान एन बी। तो हमारा क्या एन ए का मान क्या बहुत कम है जब यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स ए का मान जल का मोल प्रभाव यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा जल का मोल प्रभाव एक्स ए बराबर क्या एन ए अपान एन बी निकालते हैं तो क्या होगा एक्स ए हमारा क्या हो जाएगा एक्स ए बराबर एक्स ए मान कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा एन ए का मान कितना 0.1/5.2, तो यानी कितना हो जाएगा 1/52। तो एक्स ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 0.018, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो हमारा एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 0.982। तो हमारा क्या है डब्ल्यू ए यानी यूरिया का क्या मोल प्रभाव इतना है, और हमारा कितना जल का मोल प्रभाव इतना है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो करा विलेय के मूल प्रभाज में वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का संबंध समीकरण। तो हमारा इसका हमारा क्या संबंध समीकरण हमारा क्या होगा, तो पी वी नॉट
माइनस पी बटे क्या हो जाएगा हमारा पी नॉट बी, पी बी नॉट हमारा क्या होगा पी बी नॉट बराबर एक्स ए। ये हमारा क्या है, इसका ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, विलेय के मूल प्रवाह एवं वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन के क्या संबंध का समीकरण ए हो जाएगा। तो इसका आंसर मिल गया, दोनों का क्या होगा आंसर हमने सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा 9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया। तो 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए और जल के लिए केबी का मान इतना दिया है, तो केल्विन किग्रा प्रति मोल। तो हमारा क्या है, हमारा क्या ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ए मान लेते हैं और जल को क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। तो ग्लूकोज का भार दिया कितना 9 ग्राम और जल का भार दिया कितना 500 ग्राम, और ग्लूकोज का हमारा अणुभार कितना होता है, हमारा होता है ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 होता है। तो डेल्टा जो हमारा क्या टी बी नाट हो जाएगा, हमारा टी बी नाट बराबर कितना होता है जल के लिए कितना 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक तो क्या पूछ रहा है, दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्या है अणुभार 180 होता है किसका, ग्लूकोज का। तो अब यहाँ पर डेल्टा टी बी बराबर, डेल्टा टी बी इसमें मान रखेंगे तो हमारा डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी का मान कितना 0.52, किसके लिए जल के लिए कितना होता है 0.52 होता है जल के लिए, दिया के बी का मान और दिया भी है। तो जल के लिए के बी का मान दिया इतना गुणे डब्लू ए, डब्लू ए का मान कितना दिया 9 गुणे 1000 बटे यम ए दिया है कितना 180 और डब्लू बी का मान कितना दिया है 500। तो 500 दूना कितना होगा 1000, तो 500 दूना कितना हो गया 1000 और हो गया 9 दूनी क्या हो गया 9 दूनी 18 और ये 2 दहियम क्या हो गया 20। तो हमारा 10 यानी हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर कितना आ गया 0.052 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी बी का मान कितना आ गया 0.05। तो विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना आ जाएगा टी बी, हमारा डेल्टा टी बी है तो हमारा टी बी बराबर क्या आ जाएगा टी बी बराबर 100 माइनस, तो एक सेकंड, ये हमारा फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी बराबर होता है, डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है टी बी माइनस टी नॉट बी। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमको पूछ रहा क्या टी बी निकालना है, तो टी बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसमें टी बी नॉट में क्या करेंगे टी बी नॉट और क्या करेंगे डेल्टा टी बी को जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्या हो जाएगा विलयन का क्वथनांक निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना है हमारा 100.052 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या आंसर है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एक द्रव का क्वथनांक दिया 350 केल्विन और 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 350.5 केल्विन हो जाता है। तो विलेय के मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए और द्रव के लिए केबी का मान 2.50 केल्विन किग्रा प्रति मोल है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, केबी बराबर दिया कितना 2.50 और डब्ल्यू ए का मान कितना 2, डब्ल्यू बी का मान 100 और डेल्टा टी बी का मान इतना दिया है। तो सारी चीज़ क्या की दिए इतना दे दिया है। तो डेल्टा टी बी का भी मान क्या किया है, तो विलयन का क्या क्वथनांक दिया 350 पॉइंट इतना, और फिर यहाँ पर कितना दे दिया द्रव का क्वथनांक दिया 350। तो क्या गया डेल्टा टी बी का मान निकल गया। तो डेल्टा टी बी का मान हम यहाँ रख देंगे तो 0. क्या जाएगा 5। तो के बी का मान कितना है 2.50 गुणे कितना डब्ल्यू ए का मान कितना है 2 और गुणे 1000 बटे, अब यम ए का मान क्या पूछ रहा है, तो द्रव्यमान ज्ञात करें, मोलर द्रव्यमान यम में पूछ रहा है और कितना दिया है डब्ल्यू बी का मान दिया कितना 100 दिया है।
तो 1 0 2 0 क्या हो गया, यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर अब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा MA यहाँ चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2.5 गुणे 20, या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी हो जाएगा यहाँ पर टोटल ऊपर हो जाएगा क्या 50 बटे 0.5, यानी क्या हो जाएगा 500 बटे 5, यानी क्या हो जाएगा हमारा 100 ग्राम प्रति मोल। तो हमारा क्या हो जाएगा MA का मान क्या हो जाएगा 100 ग्राम प्रति मोल, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम 50 ग्राम के 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में क्या है घुला है। तो जिसमें क्या 3 ग्राम पदार्थ क्या 50 ग्राम जल में घुला, तो क्वथनांक 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो पदार्थ के अणुभार की क्या करना है, गणना करना है, और जल का केबी दिया इतना। तो जल का यदि केबी इतना दिया है तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो केबी का मान कितना इतना है, WA का मान इतना दिया है, और WB का मान इतना दिया है। तो सारी चीज़ें दी हैं, और डेल्टा टीबी का मान भी क्या इतना आ गया है। तो आपको क्या करना है, MA बराबर इतना होता है, और डेल्टा TB बराबर हो जाएगा KB गुणे WA गुणे 1000 बटे, यहाँ लिख सकते हैं MA गुणे WB। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, किसका, पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। तो क्या करेंगे, MA का मान क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मान रख के क्या करना है, आपको हल कर देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, KB का मान कितना रख देंगे 0.51 रख देंगे, 0.51 गुणे, और WA का मान कितना है 3 है, और गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा TB का मान कितना है 0.51 गुणे क्या है WB का मान 50। तो MA का मान आप निकाल नहीं सकते हैं, तो आप MA का मान क्या कीजिए, इसको हल करके कमेंट में आंसर को ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा होगा, देखा होगा, और आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, इसके आगे के इसके चैप्टर के लास्ट पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।